कृषि उपज से आत्मनिर्भरता। इन्वेस्टमेंट छोटे शहरों में भी आए, आय को दुगना करने में सक्षम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान विचार विमर्श में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। सब्जियों का मनुष्य के पोषण में बहुत महत्व है। सब्जियों का उपयोग रोजाना के भोजन में किया जाना जरूरी है। इसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में और विटामिन, खनिज लवण और रेशा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो संतुलित भोजन का आधार है। लेकिन हमें रोजाना के भोजन में सब्जियों की प्रचुर मात्रा मिलती रहे, इसके लिए जरूरी है कि सब्जियों की खेती और उनकी पैदावार अच्छी हो। सब्जी फसल की अच्छी पैदावार तभी मिलेगी जब हम फसल में समसमाय कार्य करेंगे और समय एवं मौसम के हिसाब से सब्जी फसल की देखभाल करेंगे। तो आज हम बात करेंगे सब्जी उत्पादन और पोषण सुरक्षा के तमाम पहलुओं के ऊपर, करेंगे विचार विमर्श। सब्जी उत्पादन और पोषण सुरक्षा पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में सब्जी विज्ञान के प्रमुख डॉक्टर BS तोमर जी। नमस्कार। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश जी। और इसके साथ ही प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर सचिन सुरेश जी। और आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के विचार विमर्श कार्यक्रम में। तो आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। देश की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास में कृषि क्षेत्र का बहुमुखी योगदान है, लेकिन पोषण सुरक्षा पर भी जोर दिया जाना जरूरी है। सब्जियों से विभिन्न प्रकार के औषधीय पोषक तत्व और खनिज लवण प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। सब्जियों में आलू वर्गीय, कद्दू वर्गीय, गोभी वर्गीय सब्जियों, दलहनी सब्जियों और पत्ते वर्गीय सब्जियों जैसे पालक और मेथी आदि का काफी औषधीय महत्व है। ऐसे में स्वस्थ जीवन के लिए इन सब्जियों का उपयोग औषधीय खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। सब्जियां सूक्ष्म तत्व जनित कुपोषण को दूर करने में सहायक होती हैं। इस संदर्भ में सब्जियों के उत्पादन और वर्ष भर इनके ताजे और प्रसंस्कृत उत्पाद के रूप में बाजार में उपलब्धता को सुनिश्चित करना काफी जरूरी है। और इसके लिए किसानों को न सिर्फ सब्जी फसलों की अधिक से अधिक खेती करनी होगी, बल्कि फसल की अधिक पैदावार के लिए उनमें समसामयिक कार्य भी करने होंगे। जैसे इस समय बैंगन, मिर्च व भिंडी की फसलों में निराई गुड़ाई व जल निकास एवं रोग व कीटों से रोकथाम की व्यवस्था करें। बैंगन में रोपाई के 30 दिनों बाद 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, मिर्च में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन और फूलगोभी में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग प्रति हेक्टेयर की दर से करें। इस समय बैंगन में कॉक्सिनेला बीटल का प्रकोप होता है, इससे बचाव के उपाय करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में प्रति हेक्टेयर 25 किलो नाइट्रोजन या 54 किलो यूरिया को 2 भागों में बांटकर बुआई के 30 या 45 दिनों बाद टॉप ड्रेसिंग करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में मचान बनाकर उस पर बेल चढ़ाने से पैदावार में बढ़ोतरी होगी और फल स्वस्थ होंगे। सभी सब्जियों में उचित जल निकास की व्यवस्था करें। पूसा संकर 3 लौकी की बुआई इस महीने की जा सकती है और इस किस्म की तुड़ाई 50 से 55 दिनों में शुरू हो जाती है। वहीं खीरा और अन्य सब्जियों को फल छेदक कीटों के हमले से बचाएं। मिर्च की फसल में आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई, सिंचाई व जल निकास की उचित व्यवस्था करें। भिंडी की फसल में बुआई के 50 दिनों बाद 40 किलोग्राम नाइट्रोजन या 87 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से दूसरी टॉप ड्रेसिंग करें और भिंडी की तुड़ाई सही समय पर करें। आमतौर पर फूल आने के 8 से 10 दिनों के भीतर भिंडी की फली की तुड़ाई जरूरी है। इस तरह अगर सही समय पर सब्जियों की बुआई और उनमें समसामयिक कृषि कार्य किए जाएं, तो सब्जी फसल की अच्छी पैदावार के साथ साथ पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकती है। तो अभी आपने देखी है विशेष रिपोर्ट और आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रुक करते हैं डॉक्टर BS तोमर का। डॉक्टर तोमर, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं सब्जी उत्पादन और पोषण सुरक्षा के बारे में, तो ये हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है? देखिए ज्योत्सना जी, पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे देश में कितना सब्जी उत्पादन हो रहा है
और कितनी हमें और इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जी फसलों में हमारी पैदावार दूसरे देशों की अपेक्षा बहुत अच्छी है जी। और हमारी जो आबादी है उसके दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अगर हम ये मूल्यांकन करें कि हमें कितनी सब्जियों की आवश्यकता है, अगर हम उत्पादन के आंकड़ों को आबादी के हिसाब से बांट करके देखें तो हमारे देश में 130 करोड़ की आबादी के लिए तकरीबन 300 ग्राम से अधिक सब्जी की उपलब्धता आती है जी। लेकिन अगर उसमें से हम जो सब्जियां हमारी कटाई के उपरांत ख़राब हो जाती हैं या उनका प्रसंस्करण हो जाता है या उनका विदेश में निर्यात हो जाता है, उस मात्रा को अगर हम निकाल दें तो हमारी प्रति व्यक्ति जो उपलब्धता है सब्जियों की वो कम होती है। अब हमारी प्रश्न है कि हमारी जो कितनी सब्जियों का इस्तेमाल हमको प्रतिदिन करना है, इसमें हम बताना चाहेंगे कि हमारा राष्ट्रीय पोषण आहार संस्थान है हैदराबाद में, या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जिसको हम ICR के नाम से ICMR के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा 300 ग्राम सब्जी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन इस्तेमाल करने की सिफारिश की गई है। अगर हम ये 300 ग्राम सब्जी प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं प्रति व्यक्ति, तो निश्चित रूप से हमारी जो शरीर की पोषण की आवश्यकता है, जिसमें हमें प्रतिदिन विटामिन्स, मिनरल्स, रेशा या ऐसे रसायन तत्व जिनको हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है। और इस प्रकार से हमारी जो आबादी है हम उसको सब्जियों के माध्यम से बेहतर पोषण दे सकते हैं, बेहतर स्वास्थ्य देने में हम सफलता हासिल कर सकते हैं। और पिछले 2 सालों में जो कोरोना विश्व महामारी जी। हमारे पूरी दुनिया ने देखी है, उसमें निश्चित रूप से सब्जी फसलों का या बागवानी फसलों का विशेष महत्व सामने आया है, क्योंकि ये ऐसी फसलें हैं जो ना कि व्यक्तियों को या उनको स्वास्थ्य के साथ साथ जी। देश में अधिक रोजगार के अवसर पैदा करती है और हमारे उद्योगों के विकास में मददगार होती है जी। और साथ ही साथ इनके प्रसंस्करण या इनके वैल्यू एडिशन की भी अपार संभावनाएं हमारे देश में हैं, जिससे कि हम अपनी बढ़ती हुई मांग को विशेष करके शहरी क्षेत्रों में जो हमारे दोनों परिवार के सदस्य पति पत्नी जॉब में आते हैं, उनके पास सब्जियों को तैयार करने का समय कम होता है। ऐसे में ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनके परिवार में भी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 300 ग्राम से अधिक सब्जियों का इस्तेमाल हो, तो उसमें मूल्य संवर्धित सब्जियों का भी महत्व है, ताकि वो कम समय में उनको तैयार करके अपने लिए और अपने परिवार के लिए उपलब्ध करा सकें। बिल्कुल, तो ये कह सकते हैं कि जो सब्जी उत्पादन है और जो पोषण सुरक्षा है वो आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, रुख करते हैं डॉक्टर दिनेश का। डॉक्टर दिनेश, आपसे हम बात करने वाले हैं रोगों के बारे में। तो सबसे पहले हमारे जो किसान हैं उनको आप ये बताएं कि सब्जियों में किसी भी प्रकार का रोग ना लगे, उसके लिए बीजोपचार जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो किस तरह से बीजोपचार वो कर सकते हैं जिससे कि आगे सब्जियों को किसी भी तरीके का नुकसान ना झेलना पड़े? ज्योत्सना जी, सब्जी उत्पादन के उत्पादकता बढ़ाने के लिए मतलब हेक्टेयर में कितना उत्पादन हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारी जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से हमें, जैसे डॉक्टर तोमर ने कहा कि 300 ग्राम करना है, तो 300 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाना है। तो इसको पूरा करने के लिए बीज उपचार, क्योंकि कई बीमारियां होती हैं, जैसे इसमें अल्टरनेरिया का, जिसमें कॉलीफ्लावर आते हैं, फूल गोभी होती है, उसमें बीज के द्वारा आते हैं। तो बीज का उपचार करना बहुत आवश्यक होता है, जिससे कि उसका जो प्राइमरी जो इनोकुलम होता है, जो पैथोजन होता है, जो रोग फैलाता है, वो बीज पे होता है। तो उसको हमको वहाँ से ख़त्म करना है, जिससे कि वो आपके मेन फील्ड में न जा सके, या जो आप नर्सरी डाल रहे हैं उसमें वो न जा सके। तो इसके लिए है कि बीज उपचार करना 2 तरह से हम कर सकते हैं। पहला बीज उपचार हम कवकनाशी का प्रयोग कर सकते हैं। कवकनाशी के लिए दवा जैसे कार्बेंडाजिम आती है, उसका 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से आप कर सकते हैं। या उसमें हमारे जो थेराम है, थेराम फंजीसाइड्स हैं, उसको हम उपचार कर सकते हैं 2.5 ग्राम पर किलोग्राम बीज के हिसाब से। या उसमें
होता है जैविक उपचार। जैविक उपचार का मतलब होता है कि जिसमें बायो कंट्रोल, जैसे सीडोमोनास का है, ट्राइकोडर्मा है। ट्राइकोडर्मा को आप 4 ग्राम या 5 ग्राम पर किलो जो पाउडर बन के आता है, टर्पम पाउडर बेस होता है, उसके लिए उपचारित करना चाहिए पर केजी के हिसाब से। उपचारित करने के लिए होता है कि आप बड़ा सा बर्तन ले लिए, जैसे आप क्वांटिटी आपकी बीज है, सब्जियों को इसे कम मात्रा में बीज लगता है, उसी हिसाब से आपको एक बर्तन लीजिए और उसमें तो बीज डालिए 1 किलो, जैसे 1 किलो है या जिस हिसाब से है उसी हिसाब से आप फंजीसाइड को उसमें डाल के थोड़ा मॉइस्चर कर लिए और फिर उसको मिला दीजिए ठीक से उसको, और फिर थोड़ा सा छाई में सुखा के फिर आप प्रयोग करें। इसी तरह से जैविक नियंत्रक का भी आप प्रयोग कर सकते हैं कि जो 4 से 5 ग्राम पाउडर बायो कंट्रोल, चाहे ट्राइकोडर्मा हो या सूडोमोनास हो या बेसिलस हो। ये सूडोमोनास और बेसिलस एक मतलब जीवाणु हैं और ट्राइकोडर्मा कवक होता है, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि रोग जो बीज के द्वारा फैलता है वो नहीं फैलेगा, तो इससे आप नियंत्रित कर सकते हैं। तो अभी बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर हमें डॉक्टर दिनेश ने दी, किस तरह से आप जो है वो बीजोपचार कर सकते हैं जिससे किसी भी तरीके का रोग जो है वो आपकी सब्जी फसल को ना लगे। कीटों के बारे में भी जानना बेहद ज़रूरी है, तो इसके लिए आइए रुक करते हैं डॉक्टर सचिन का। डॉक्टर सचिन, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे हमने रोगों के बारे में जाना बीजोपचार का, क्या कीटों का प्रबंधन करने के लिए भी बीजोपचार पहले करना ज़रूरी है, और अगर है तो किस तरह से हमारे किसान कर सकते हैं जिससे कि कीटों का प्रकोप सब्जी फसल पे ना हो पाए और बाजार में जब उनकी सब्जी की फसल जाए तो उनको उससे आर्थिक मुनाफा भी मिले? सब्जी का महत्व बहुत अभी बढ़ गया है, जैसे कोरोना के बाद। जैसे अभी सब्जी और एवं फल उसका उत्पादन और जैसे हम अभी खाना भी लोगों ने ज़्यादा शुरू कर दिया है, क्योंकि उससे भरपूर मात्रा में विटामिन मिलते हैं, फिर मिनरल्स मिलते हैं जी। और जैसा कि सर ने बताया कि कुछ रोग, जैसे साहब ने बताया विल्ट आता है, ब्लाइट्स आते हैं, तो उसके लिए बीजोपचार किया जाता है। तो मैडम जैसे सब्जियों में जैसे बैंगन है, टमाटर है, उसमें एक सूत्रकृमि नाम का एक रोग लगता है सूत्रकृमि से, तो उससे जड़ों पे गांठें बनती है। तो मैडम अगर हमारे पास अगर नर्सरी के टाइम में भी अगर हम सीड डाल रहे हैं तो उसमें हम नर्सरी को भी हम उसको उपचारित कर सकते हैं। जैसे कार्बोफ्यूरान नाम की एक दवा आती है, जैसे 3 ग्राम प्रति वर्ग मीटर में आपको डालनी है, तो उसको गांठों को मारता है। और अगर नर्सरी अगर आपने ट्रीट नहीं की है उससे, तो आप कार्बोसल्फान नाम की एक दवा आती है, तो उसका 2.5 ml प्रति 10 लीटर में घोल बना के, जो भी आपके ट्रांसप्लांटिंग के लिए आपके पौधे तैयार है, जैसे टमाटर की है, बैंगन की है, तो उसको आप 20 से 25 मिनट उसमें डुबा के रखिए, फिर आप उसको मेन नर्सरी में लगा सकते हैं। और जैसे सब्जियों के फसल में जैसे अब इमिडाक्लोपिड नाम की एक दवा आती है, उससे हम बुरी उपचारित करते हैं, लेकिन बाकी फसलों में जैसे कपास है या अदर, लेकिन जैसे सब्जियों के फसल में मैडम जैसे पत्ती वाली सब्जी होगी, तो लगाने के 20-25 दिन के बाद ही हम उसको खाने के लिए तोड़ते हैं। तो उसके लिए उसका बीज उपचारित करना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जाता है। तो सूत्रकृमि के लिए आप जरूर बीज उपचारित कर सकते हैं। जैसे आप कुछ मैंने कार्बोसल्फान बताया, तो क्लोरोफाइरिफास नाम की भी दवा आती है, उसका भी आप 2 से 2.5 ml का एक घोल बना के 10 लीटर में आप उसको भी बैंगन या टमाटर है उसके पौधों की जड़ों को आप उपचारित करके लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, और काफ़ी अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी। और हम अभी आपसे आगे ये भी जानेंगे कि कौन कौन से प्रमुख कीट हैं जिनका प्रकोप हो सकता है सब्जियों पर। लेकिन डॉक्टर तोमर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि इस समय हमारे कौन कौन से क्षेत्र के जो किसान हैं कौन कौन सी सब्जी फसल लगा सकते हैं? देखिए, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने से निरंतर रुक कर वर्षा होती रही है। इससे सब्जी फसलों की रोपाई एवं बिजाई में देरी हुई है या कई किसान भाइयों की पौध तैयार रही है। विशेष करके जैसे मिर्च है, बैगन है, फूल गोभी की अगेती किस्में हैं, या प्याज की जो पौध से रोपाई होनी है खरीफ प्याज की, या गांठों से प्याज की रोपाई होनी है, और या सीधे बिजाई होनी है मूली की, पालक की, या पत्तेदार सब्जियों में, दलहनी फसलों में लोबिया, सेम आदि की जो रोपाई है उसमें कहीं ना कहीं देरी हुई है। हालांकि वर्षा किसानों के लिए, हम सब के लिए बहुत अच्छी है, और इससे जो जल की गुणवत्ता हमको मिलती है वो बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे कि अभी हमारे अगर पत्तेदार सब्जियों की बात करें तो अभी हमारे किसान भाई दिल्ली, उसके आसपास या उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में
पालक की जो आल ग्रीन किस्म है या भारती पूसा भारती, इन दोनों किस्मों को बिजाई के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं दलहनी फसलों में लोबिया की, तो हमारे किसान भाई पूसा धारनी, पूसा कोमल, पूसा सुकोमल आदि किस्मों का इस्तेमाल बिजाई के लिए कर सकते हैं। अगर हम सेम की बात करते हैं तो सेम में हमारे किसान भाई पूसा सेम 3, पूसा सेम 2 और भाई हमने पूसा की एक किस्म का और विकास किया है जिसको हम थोड़ा पीलापन लिए हुए फली होती हैं, उस किस्म को भी किसान भाई DB10 के नाम से उस किस्म को हमने विकसित किया है, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और जहाँ तक बात है मूली की, अगेती, साग, सरसों की, अभी किसान भाई वर्षा के स्वभाव को देखते हुए मूली की अगेती किस्मों की बिजाई की जा सकती है, या हमारी जो स्थानीय रूप से मिलने वाली किस्में हैं सलजम की जो लाल रंग की होती हैं, उनकी बिजाई भी हमारे किसान भाई अपने खेतों में कर सकते हैं। और मूली की किस्म के बारे में हम बताना चाहेंगे, पूसा चेत की एक किस्म है जिसकी बिजाई अभी किसान भाई अपने खेतों में कर सकते हैं। अगर हम बात करें लाल रंग की छोटी मूली जिसको हम पूसा मृदुला के नाम से जानते हैं, उसकी बिजाई भी किसान भाई मेड़ों के ऊपर कर सकते हैं। तो इसके अतिरिक्त जो हमारी सब्जी फसलें हैं जिसमें फूल गोभी है, अगेती उनकी पौध तैयार है, उसको खेत की तैयारी करके उसको मेड़ों के ऊपर रोपाई किया जा सकता है। और उसकी जो किस्म अभी जिसकी पौध तैयार है रोपाई के लिए, उसमें हम बताना चाहेंगे पूसा मेघना, कार्तिक शंकर या अगेहनी जो समूह की फूल गोभी की किस्म है, किसान भाई उसकी अभी बिजाई के रोपाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें मिर्च की, बैगन की, अगर पौध तैयार है तो अभी थोड़ा देरी हुई है, लेकिन अभी भी हमारे किसान भाई मिर्च की और इसकी बैगन की रोपाई अपने खेतों में कर सकते हैं। तो ये तो रही सब्जी फसलों की बात। और अगेती जो गाजर है उसके लिए खेत की तैयारी की जा सकती है, जिसमें पूसा वृष्टि किस्म को किसान भाई लगा सकते हैं। फिर अगस्त के अंतिम सप्ताह में किसान भाई अपने खेतों में पूसा साग 1 एक पूसा की किस्म है साग सरसों की, उसकी बुआई कर सकते हैं। सफ़ेद रंग की जो सलजम होती है पूसा श्वेती, उसकी बिजाई कर सकते हैं। और प्याज जो खरीफ के मौसम में लगाने वाली पौध से तैयार है, खेत की उचित तैयारी करके उसकी रोपाई अगस्त के पहले सप्ताह में ही करने की सिफारिश की जाती है, ताकि उसके कंद नवंबर के पहले पखवाड़े में बाज़ार में किसान भाई बेचने के लिए तैयार कर सकते हैं। जी डॉक्टर दिनेश, अब मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी कि हमें सब्जियों का अच्छा उत्पादन अगर हासिल करना है, क्योंकि इस वक्त कोरोना काल में जब हम बात करते हैं कि सब्जियों की प्रमुखता जो है वो बढ़ गई है, अब लोगों के भोजन के अंदर सब्जियों का सेवन ज़्यादा होने लगा है, यहाँ तक कि लोग अपने घरों में भी जो है वो सब्जियों को उगाने लगे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें किसानों की, तो सब्जी उत्पादन से पहले कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जो किसानों को विशेष रूप से ध्यान में रखने की आवश्यकता है? किसान भाइयों, आप अगर सब्जी उगाना चाहते हैं तो सबसे पहले चीज़ आती है कि आप सिलेक्शन आप फील्ड, आप कौन से फील्ड में आप उगाना चाहते हैं, तो ऐसे भूमि का चुनाव करें जहां जल निकास की समुचित व्यवस्था हो। दूसरा ये होता है कि आप एक ही फसल सब्जी की बार बार एक ही फील्ड में खेत में आप न लगाएं, जिससे क्या होता है कि जो मृदा वाहक जो होते हैं रोग होते हैं वो आपके फसल में लग जाएंगे। तो इससे है कि आप खेत को बदलते रहिए, जिसको फसल चक्र बोलते हैं, उसको आप अपनाइए। साथ में आप ये ध्यान रखिए कि आप बीज का जो आप चुनाव करते हैं वो बीज सर्टिफाइड हो और उसमें ज़्यादा जो बीमारी बीज के द्वारा फैलती हैं डिजीज फ्री, मतलब रोग रहित होना चाहिए। तो इसे ध्यान में रखिए। जो आप अगर सब्जी का कभी किसी भी सब्जी को जो आप उगाना चाहते हैं वो सब में ध्यान कॉमन होता है, रखना होता है। और दूसरे है कि आप कोशिश करिए कि रेजिस्टेंट वेराइटीज़ जो आती हैं, जो उसके रोग रहित मतलब रेजिस्टेंट होती हैं, उसके लिए आप उगाएं, जिससे कि आपको बीमारियां कम लगे और आपका उत्पादन ज़्यादा हो। इसके साथ ही आपको जैसे बीमारी 3 तरह से फैलती है, अगर आप ध्यान रखें तो पहला ये होता है कि मिट्टी के द्वारा होता है, तो जिससे कि आप फसल चक्र अपनाते हैं तो उससे कम कर सकते हैं। बीजोपचार करेंगे बीज के द्वारा जो फैलती हैं। और तीसरी चीज़ होती है कि जो हवा के द्वारा फैलती है, जो आपके पेड़ी जो पत्तियों पर बीमारी लगती है या तने में बीमारी लगती है सब्जियों में, उसको आपको उपचारित करना है। तो
सब चीज़ें आप ध्यान रखिए, खेत की आप सफाई रखते रहिए। जो खरपतवार हैं उस पर उस कुल के उसके जो आप सब्जी लगा रहे हैं उस कुल के खरपतवार हैं उसको आप खेत से निकाल दीजिए, और जो फसल बची हुई पिछली फसल के हैं वो सबको वहाँ से हटा के आप उसको नष्ट कर दें, क्या कि बीमारी जो होती है उससे आपको फैलती है। तो इसको हम बोलते हैं समेकित रोग प्रबंधन। अगर आपको लास्ट में ये होता है कि आपको अगर कोई उपचार नहीं है तब आप जाके एक केमिकल का चुनाव करें, या स्प्रे कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए आप फसल का वो चुनाव करें और आप अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं, आप सुरक्षित उत्पादन कर सकते हैं, जिससे कि फसलों में जो न्यूट्रिएंट की मात्रा होती है वो आपको बचा सकते हैं और आपका अधिक से अधिक उत्पादन हो सकता है। बिल्कुल। अब आइए रुक करते हैं डॉक्टर सचिन का। डॉक्टर सचिन, ये बताएं कि इस मौसम में प्रमुख रूप से कौन कौन से ऐसे कीट हैं जिनका हमला हो सकता है, और सबसे ज़रूरी बात जानने के लिए यह है प्रबंधन के बारे में, तो हम इनके बारे में ज़रूर आगे जानेंगे, लेकिन पहले ये बताएं कि कौन कौन से बरसात के मौसम में कीट लग सकते हैं फसलों में, और किसान उनको पहचाने कैसे। सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी होता है कि किस तरह से पहचान की जाए कि कौन सा कीट लगा है, और उसके बाद हम प्रबंधन के बारे में आपसे ज़रूर जानकारी लेंगे। जैसे मैडम अभी बरसात का मौसम है, तो जैसे हम किसान भाई लोग जैसा कि जो गोबर की खाद डालते हैं खेत में, तो ज़्यादातर ये देखा है कि गोबर की खाद सड़ी भी नहीं होती है, अच्छी सड़ी गड़ी नहीं होती है। तो उसके जो पौधे हैं जो जिसका भी हमने ट्रांसप्लांटिंग किया, जैसे बैंगन हो या टमाटर हो, मिर्च हो, तो उसमें सफ़ेद गिडार नाम की एक ग्रब आता है मैडम, जो जड़ों को खाता है। तो अगर पौधा बैंगन हो या टमाटर हो, मिर्च हो या फिर ये हो, उसका अगर पौधा सूख गया है तो अगर आप उसको बाहर निकालते हैं तो उसमें आपको सफ़ेद सी गिटार जैसे सफ़ेद वाला लावा दिखाई देता है, तो वाइट ग्रब है। तो इसके लिए मैंने जैसे पहले ही बताया कि आपको जो गोबर की खाद हो वो अच्छी सली गड़ी होनी चाहिए, और आपको उसको उपचारित भी आप कर सकते हैं। जैसे आप जब खाद डालते हो तो आप उसमें मेटाराइजियम माइनोसोप्ली, जैसे बिवेरिया बेसियाना है, जैसे जैविक कीटनाशक है, तो उसकी मात्रा आप जब आप खाद डालते हो तो उसमें आप 4 से 5 किलो मिला के, जैसे 100 किलो में आप अच्छे से मिला के फिर आप तब दोगे, जैसे 200 ग्राम प्रति वर्ग किलोमीटर में खाद दी जाती है, तो उसका नियंत्रण करता है। और जैसे बरसात का मौसम है अभी, तो सुंडियों का ज़्यादा प्रकोप होता है मैडम। जैसे बालों वाली सुंडी होती है, कैसी उबड़ वाली सुंडी होती है, जैसे ऊन जैसी वो चलती है, तो ये पत्तियां खाती है, जैसे पालक में खाएगी, चौलाई में खाएगी। और बैंगन में, जैसा अभी बैंगन में एक कीट आता है उसको प्ररोह छेदक बोलते हैं। तो जैसे ही बैंगन हम मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे 20-25 दिन के बाद, तो जब पौधा आपका मेन खेत फील्ड में जैसे 30 से 40 दिन का होता है, तो उसकी जो प्ररोह होती है, जैसे अर्ली शूट्स होती है, वो नीचे गिर जाती है और जैसा लगता है कि वो सूख गई है। तो अगर आप उसको तोड़ के अगर उसमें देखेंगे तो उसमें गुलाबी रंग का एक छोटी सुंडी होती है, तो वो उसका प्ररोह छेदक है। बिल्कुल डॉक्टर तो सचिन, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर सचिन से ये जानकारी हम आगे ज़रूर साझा करेंगे कि किस तरह से जो कीट हैं उनकी पहचान आप सब्जी फसल में कर सकें, इसके बारे में ज़रूर आगे बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श। जानने के लिए देखिए हर शनिवार शाम 5:30 बजे सरकार आपके साथ, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम विचार विमर्श में, जहां आज हम बात कर रहे हैं सब्जी उत्पादन और पोषण प्रबंधन के बारे में। डॉक्टर तोमर, डॉक्टर दिनेश और डॉक्टर सचिन तीनों ही हमारे साथ मौजूद हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले हम जानकारी हासिल कर रहे थे डॉक्टर सचिन से कि कौन कौन से प्रमुख कीट जो हैं वो बरसात के मौसम में सब्जी फसलों में लगते हैं और किस तरह से उनकी पहचान की जाए। डॉक्टर सचिन, एक बार फिर आपके पास वापस आती हूँ और मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप अपनी जानकारी को आगे बढ़ाएं। हाँ, तो मैंने जैसे भी बताया मैडम, बैंगन वाला प्रोरो छेदक का, तो ये मैडम ये कीट जैसा है कि जैसे अर्ली शूट्स को भी नुकसान देता है, तो फलों को भी मैडम, जैसे छोटे फलों या बड़े फलों उसमें आपको छेद दिखाई देते हैं और उसमें से उसका जो विष्ठा होती है, जैसे हम उसको एक्सक्रीटा बोलते हैं, वो भी बाहर निकलती है। तो ऐसे फल आपको तोड़ के तुरंत नष्ट कर देनी चाहिए। तो और बैंगन में व्हाइट फ्लाई, जैसे सफेद मक्खी आती है, तो छोटे व्हाइट फ्लाइज होती है। और ये जैसे ही आप पत्ती उल्टी करोगे, पत्ती के नीचे बैठते हैं, तो जैसे ही आप पत्ती को घुमाओगे तो जल्दी उड़ जाते हैं, तो इसको सफेद मक्खी बोलते हैं। फिर टमाटर में एक नाइट नाम की कीट आती है, जो लाल रंग के छोटे छोटे सूक्ष्म से कीट होते हैं, जो पत्तियों के नीचे बैठकर उसमें से क्लोरोफिल को खाते हैं, तो पत्तियों को सफेद से धब्बे पड़ते हैं। अगर आप ऐसे पत्तियों पे जिसमें माइट का प्रकोप हुआ है, उसके ऐसे पत्तों को आपकी उंगली में अगर आप उसमें खींचोगे तो आपके हाथों को भी लाल रंग दिखाई देता है। तो मैडम, और चेपा नाम का एक एफिड, जिसको हम अंग्रेजी में एफिड बोलते हैं या माऊ बोलते हैं, तो ये छोटे छोटे हरे कलर के छोटे छोटे कीट होते हैं, जो पत्तियों पे या नई शाखाओं पे आके रस को चूसते हैं पत्तियों से और टहनियों से। ये बैंगन में भी आता है। और जैसे कद्दू और ये जो सब्जी है, उसमें एक रेड पंपकिन बीटल आता है, जिसके जो बॉडी पे जो विंग्स होते हैं वो लाल कलर की होती है, और उसका जो उदर भाग होता है, जो एब्डोमेन का, वो थोड़ा सा खुला होता है। और बैंगन में एक इपिलेक्ना बीटल भी आता है, जो जैसे छल्ली जैसा बना देता है पत्तियों का क्लोरोफिल खाता है, और उसमें सिर्फ लैमिनार जो वेंस होती है वही वैसी की वैसी रहती है जी। तो ऐसे कई प्रकार के कीट हैं, जैसे मैंने पहले बताया सफेद कीटा, जो जमीन के मींस कॉलर रीजन को खाता है। फिर पत्तियों पे आने वाली सुंडियां है कई प्रकार की, जैसे और भिंडी पे आती है उस पे धब्बे वाली सुंडी आती है, उस पे वो भी प्ररोह को भी छेद करती है, और नए वाले जो फल आते हैं उस पे भी उसके वो छेद करती है। बिल्कुल डॉक्टर सचिन। डॉक्टर तोमर, क्योंकि बात हो रही है पोषण सुरक्षा को लेकर और सब्जियों में किस तरह के पोषक तत्व जो हैं वो मौजूद होते हैं, ये जानना हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए बेहद ज़रूरी है। तो ये बताएं कि कौन कौन सी ऐसी अच्छी सब्जियां हैं, और अब तो विदेशी सब्जियों की खेती भी हमारे देश में प्रमुख रूप से होने लगी है, तो कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनके अंदर पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, जिनका सेवन हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि आज का जो समय है वो है अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का। तो अगर इसके बारे में जानकारी हासिल करें आपसे तो क्या बताएंगे? देखिए, जैसे हमने प्रारंभ में कहा था ज्योत्सना जी कि प्रति व्यक्ति 300 ग्राम सब्जियों का इस्तेमाल हमको प्रतिदिन करना है। इन 300 ग्राम में हमको क्या क्या इस्तेमाल करना ये भी जानना ज़रूरी है। 300 ग्राम में सबसे पहली बात आती है कि आप अपने खाने में पत्तेदार सब्जियों का समावेश करें, और उसकी मात्रा रहेगी 125 ग्राम। और आपको 100 ग्राम सब्जियां लेनी हैं। आपको ये जो अपनी जड़ कंदमूल वाली हैं, जिसमें आलू है, प्याज है, लहसुन है, सलजम है, चुकंदर है, इनका इस्तेमाल करना है जी। और 75 ग्राम आपको फल वाली सब्जियां जैसे टमाटर है, बैगन है, मिर्ची है, इनका इस्तेमाल करना है, और इसको नियमित रूप से इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने ले लिया और एक अगले दिन नहीं लिया। तो आपको नियमित रूप से जब आप 300 ग्राम सब्जी का इस्तेमाल करते हैं और इस अनुपात में करते हैं कि 125 ग्राम पत्तेदार सब्जियों को और 100 ग्राम आप कंदमूल वाली सब्जियों को और 75 ग्राम आप फल सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको हमारे शरीर की जो आवश्यकता होती है विटामिन्स की, मिनरल्स की, रेशे की, एंटीऑक्सीडेंट की, उसकी आपूर्ति इनसे संभव है। अब सब्जियों से क्या मिलता है, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर हम बात करते हैं पत्तेदार सब्जियों की, पत्तेदार सब्जियां विटामिन सी, विटामिन ए और इसके साथ आयरन का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। इनके अंदर इनकी उपलब्धता होती है। और हमने अपने संभाग में एक
विलायती पालक की किस्म विकसित की है जी। जिसको हम पूसा विलायती पालक के नाम से जानते हैं। उसके अंदर विटामिन सी की मात्रा 74 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होती है, जबकि सामान्य पालक और अन्य पत्तेदार सब्जियों में इसकी मात्रा 35 से 40 मिलीग्राम के बीच में होती है जी। तो अगर एक व्यक्ति एक दिन में 100 ग्राम पत्तेदार सब्जी का इस्तेमाल साग के रूप में, पराठे के रूप में, दाल में डाल के, चटनी के रूप में करता है तो उसके शरीर की जो आवश्यकता है विटामिन सी की, आयरन की, अगर ये देखें कि जो धनिया पत्ती है वो आयरन का बहुत अच्छा स्रोत मानी जाती है, और अगर हम 1 चम्मच प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो प्रतिदिन की आवश्यकता आयरन की है उसकी हम आपूर्ति कर सकते हैं जी। और आपने बात कही थी कि अभी किसानों के अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में भी हमारे लोग जिनके पास गमलों में खेती करते हैं, सब्जियों को उगाते हैं, छत पे उगाते हैं, उनके लिए पत्तेदार सब्जियां, पालक है, मिंट है या धनिया है, बथुआ है, ये बहुत अच्छी उनके लिए पसंद हो सकती हैं जी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि सल्फर हमारे शरीर में वर्षा के मौसम में अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है जी। और हमारी आपूर्ति कहाँ से हो सकती है? प्रतिदिन प्याज का इस्तेमाल करना है, हरी प्याज का इस्तेमाल करना है, लहसुन का इस्तेमाल करना है, तो उससे हमारी शरीर की जो आवश्यकता है प्रोटीन इसकी, सल्फर की, उसकी आपूर्ति हो जाती है और हमारी त्वचा में होने वाले बहुत सारे रोगों को हम इनसे बच सकते हैं। और हमारे संभाग ने बंचिंग ऑनियन में किस्म विकसित की है जिसको हम पूरे वर्ष उगा सकते हैं और बिना कीड़ों के, बिना रोग के, क्योंकि उसमें कोई रोग और कीड़ा लगता नहीं है और उसको एक बार लगा दिया तो बहुवर्षीय प्रवृत्ति होने के कारण उसको हम निरंतर उगा सकते हैं। तो जो हमारे किचन गार्डन में रुचि रखते हैं लोग शहरी क्षेत्रों में या हमारे छोटे शहर हैं, आजकल तो सब्जी उत्पादन का प्रचलन बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों में भी फैल गया है, क्योंकि बड़े शहरों में तो आजकल धूप की उपलब्धता एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि मल्टी स्टोरी बहुमंजिला इमारतों का निर्माण हो गया। लेकिन जो हमारे छोटे कस्बे हैं, शहर हैं, उनमें अभी भी एक फ्लोर वाले मकान बनते हैं जिनमें आगे और छत के ऊपर पर्याप्त स्थान रहता है। इसके अतिरिक्त जो हमारी जड़ वाली फसलें, जैसे गाजर की हम बात करें, गाजर के अंदर लाइकोपिन होता है और पीली गाजर में बीटा कैरोटीन होता है जो हमारी आंखों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगर हम इसको इस्तेमाल में लाते हैं, या काली गाजर है जिससे हमें बहुत सारे मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, उसको हम कांजी के रूप में या वैल्यू एडिशन के रूप में बहुत सारी औषधियों में उसके रंग को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। या टमाटर का जो लाल रंग आप देखते हैं ये भी लाइकोपिन की वजह से विटामिन सी का स्रोत है। इस प्रकार से अनेकों अनेक सब्जियां हैं। बैगन जो हमारे देश की भारतीय मूल की सब्जी है, या करेला है, इनके अगर गुणों को देखें, करेले के अंदर जो कड़वापन है मेमोरडिसिन या चेरेंटिन की वजह से है और ये हमारे शरीर में विशेष करके डायबिटीज के लिए बहुत लाभकारी है। बिल्कुल। इसलिए तो करेले का डॉक्टर इस्तेमाल कहा जरूरी जा है। सकता है कि कुल मिलाकर कई सारी सब्जियां हैं जो हम अपने देश में जिनकी फसल ले रहे हैं और उनके अंदर कई तरह के गुण जो है वो मौजूद हैं, जिनका अगर हम प्रतिदिन सेवन करें तो हम अपने स्वास्थ्य को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। डॉक्टर दिनेश, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि बरसात के इस मौसम को मुख्य रूप से ध्यान में रखते हुए कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनके अंदर रोगों का जो प्रकोप है वो हो सकता है और किसान किस तरह उनकी पहचान करें? इसमें देखिए, इस बरसात में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे आप नर्सरी जब उगाते हैं तो नर्सरी में जैसे टमाटर हो गया, बैगन हो गया, मिर्च हो गया, आप फूल गोभी हो गई, ये सभी जो उगाते हैं नर्सरी में ही जो डंपिंग आपकी बीमारी आती है। और जो उसमें क्या होता है, जैसे नर्सरी आप डालेंगे तो उसमें पैचेज बन जाते हैं जिससे कि वो वहाँ पे ग्रो नहीं करता है, या तो बीज सड़ जाएगा या तो थोड़ा सा नर्सरी होएगा फिर वो पौधा गिर जाएगा। तो एक डंपिंग आपकी की बीमारी होती है जो आर्द्रगलन बोलते हैं, वो ज़्यादातर जो नर्सरी वाले पौधे जैसे बताया हमने उसके लिए होता है। तो उसके लिए भी क्या है कि आप बीज उपचार करिए उसको, और नर्सरी जो आप उगाएंगे उसको थोड़ा सा ऊपर उठा करके रेस नर्सरी होगा जिससे कि पानी के निकास नहीं होगा, पानी निकास हो जाएगा जिससे कि जो बीमारी डंपिंग आप होती है वो नहीं लगेगी। तो ये सभी को नर्सरी उगाने के आती है। इसके बाद जो बीमारी आती हैं जैसे आपके भिंडी है, येलो मोज़ेक की ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, सभी है बरसात के समय में भिंडी में येलो मोज़ेक का ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, या उसमें विल्टिंग आ जाती है, फंगस के द्वारा बीमारियाँ आती हैं। तो जैसे येलो मोज़ेक का आता है तो उसमें वेक्टर का जैसे वाइट फ्लाई को जैसे डॉक्टर सचिन ने बताया कि कीटों का कैसे प्रबंधन करेंगे, तो वाइट फ्लाई को अगर आप नियंत्रित करते हैं तो उससे आपका जो बीमारी होती है ये वायरस के द्वारा वो नहीं होगी।
और दूसरे इसमें बीमारी जैसे टमाटर अगर आप उगाना पा रहे हैं तो टमाटर में बहुत सी बीमारी लगती हैं, नर्सरी से स्टार्ट होकर के फलों तक में लगता है। इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम जैसे अगर आप इस समय पहाड़ पे आप जाइए, पहाड़ी एरिया में, तो वहाँ पर आपको फाइटोप्थोरा की ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अभी उसमें टमाटर जो आपके यहाँ आ रहा है वहीं से आता है, जो इसमें जो आ रहे हैं, तो फाइटोप्थोरा की ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उसको आप स्प्रे जैसे करेंगे, उसको छिड़काव करना है तो मेटालेक्सिल दवा आती है या रिडोमिल की दवा आती है, उसको आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि आपको फाइटोप्थोरा की या एक अल्टरनेरिया ब्लाइट टमाटर में आती है वो आती है। दूसरा एक बैक्टीरियल लीफ स्पॉट एक बीमारी आती है। तो ये सभी बहुत सी बीमारियां हैं। एक बहुत ज़्यादा इसमें फल सड़ने लगता है, जो टमाटर में मेजर प्रॉब्लम आती है, जो आई बॉट उसको कहते हैं, आई स्पॉट आती है बीमारी, वो भी फाइटोप्थोरा के द्वारा होती है। तो उसको जैसे अभी स्टेकिंग करके करते हैं तो रखेंगे तो जो ज़मीन के सतह पर जो फल होंगे उसको अगर नई ज़मीन पे नहीं टच करेंगे तो उससे वो बीमारी से बच सकते हैं। और साथ में मैंको जो दवा आती है उसको स्प्रे करते रहेंगे तो इस सबसे बचा जा सकता है। जो इम्पॉर्टेंट है, मिर्च में भी जैसे लीफ कर्ल की बीमारी आती है, वो भी व्हाइट फ्लाई के द्वारा फैलती है। तो ये सभी फसलें करीब करीब सब प्रभावित होती हैं रोगों से, और ये रोग आपके उत्पादन को कम करते हैं, साथ साथ जो न्यूट्रिएंट वैल्यू सब्जी की होती है उसको भी कम करते हैं। तो इससे अगर आप न्यूट्रिएंट को, पोषण को ध्यान में रखते हुए आपको रोगों का प्रबंधन करना बहुत आवश्यक होता है। और आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपके सब अगर आप प्रबंधन ठीक से करेंगे तो इससे आपको अधिक उत्पादन मिलेगा, अच्छी क्वालिटी के उत्पादन मिलेगा, जिससे आपको अधिक पोषण साथ साथ अधिक आपको आमदनी होगी। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए आपको ये सभी करना है। जी, अब आइए रुक करते हैं डॉक्टर सचिन का। डॉक्टर सचिन, कई बार फसलों का अधिकतर उत्पादन हासिल करने के लिए या कहीं अधिक उत्पादन हासिल करने के लिए, जल्दी उत्पादन को प्राप्त करने के लिए हमारे जो किसान हैं वो कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, या फिर कहें कि जैविक तरीका ना अपनाकर अगर कीटों का प्रबंधन करना चाहें तो वो अधिक मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग कर लेते हैं, जिससे कि फसल को भी नुकसान पहुंचता है और साथ ही साथ मानव स्वास्थ्य को भी। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? अगर कीटों का प्रकोप हुआ है तो कीटनाशकों का प्रयोग करें या कोई जैव तरीका भी है उसका प्रबंधन करने का? मैडम, जैसे कि आपने बताया कि जैसे रेसिड्यू जो प्रॉब्लम है उससे मानव स्वास्थ्य पे बहुत हानि पहुंचती है, तो सबसे पहले जब कीट लगता है मैडम तो जरूरी नहीं आपको कीटनाशकों का उपयोग करना है, क्योंकि एक आर्थिक दहली स्तर, एक सीमा हमने तय की है वैज्ञानिकों ने हर क्रॉप में। जैसे बैंगन में अगर परारोच्छेदक लगा है तो उसकी अगर प्रकोप का स्तर अगर 5% से कम है तो आपको छिड़काव करने की जरूरत नहीं। तो ऐसे काफी सभी डिसीजेस के लिए या फिर कीटों के लिए ये स्तर निर्धारित की गई है। तो उससे ऊपर अगर वो स्तर जाती है तभी कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए। और सबसे पहले जब हम कीटनाशकों का जब चयन करते हैं तो मल्टीनेशनल कंपनीज की जो दवाएं वही खरीदें और सर्टिफाइड, और जो ताकि जानी मानी दुकानें वहाँ से हम दवाइयाँ खरीदें। और जब भी दवाइयाँ खरीदते हो तो उसका हम बिल लें, और दवा जब बनती है मैन्युफैक्चरिंग डेट से उससे हम 2 साल तक उसको हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये भी किसान वहाँ देखिए कि अगर आपके पास 2 साल है कि नहीं। ज़्यादातर ये देखा है कि जब किसान खरीदता है दवा तो उसके 3 या 4 महीने बचे हुए होते हैं, तो ऐसी दवा ना ले, और जब भी दवा लेते तो रसीद ले। और जैसा आपने बताया कि बहुत सी जो जैविक कीटनाशी हमारे पास है, जैसे साहब ने भी पहले बताया ट्राइकोडर्मा है, सूडोमोनास है, ये जैसे फफूंद को मारती है, तो ये सूत्रकृमि के विरुद्ध भी अच्छा काम करती है। और एजरिडक्टिन जैसे नीम ऑयल में जैसे पाया जाता है, नीम ऑयल आप मार्केट में 300 ppm का है, 10,000 ppm का है, 50,000 ppm का भी है। जब नीम ऑयल का आप काफी जो कीट है जैसे व्हाइट फ्लाई है, मावा है, फिर परारोच्छेदक है, या टमाटर में फल छेदक है, फिर मिर्च में थ्रिप्स है, तो आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर 300 ppm की अगर नीम ऑयल है आपके पास तो आप 2 ml प्रति लीटर का छिड़काव कर सकते हैं। अगर 10,000 ppm है तो आप 5 ml प्रति लीटर। अगर 50,000 ppm का अगर नीम ऑयल आपके पास तो 0.5 ml हम छिड़काव कर सकते हैं। और जो बैंगन में और टमाटर में जो फल छेदक है, जैसे उसके लिए मैडम एक न्यूक्लियो पॉलीट्रेटिस वायरस नाम का एक विषाणु है, तो आप उसका 250 लारोल एक्सट्रैक्ट का हम छिड़काव करते हैं, तो मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं जी। और जैसे सफेद कीटाणु का जो प्रकोप होता है आजकल बरसातों में, तो उसके लिए हमारे पास मेटाराइजियम एनिसोप्लिया नाम का एक बहुत से अच्छा फफूंदनाशी है, तो हम
5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के भी आप जड़ों के पास उसका डाल सकते हैं। फिर उसका आप उसको बीजों को या रोगों को भी आप उपचारित कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सचिन, तमाम जानकारी आपने दी है। यहाँ पर कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और कार्यक्रम में चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श। सरकारी योजनाएं हैं आपके लिए। कहां से पाएं फॉर्म, कहां करें जमा, किससे करें बात, कौन से कागजात कहां होंगे जमा, क्या ऑनलाइन भी हो सकता है आवेदन। आजादी के 75वें साल में हर योजना का लेखा जोखा जानने के लिए देखिए हर शनिवार शाम 5:30 बजे सरकार आपके साथ, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम विचार विमर्श में। आज हम बात कर रहे हैं सब्जी उत्पादन और पोषण प्रबंधन के बारे में। हमारे साथ डॉक्टर तोमर, डॉक्टर दिनेश और डॉक्टर सचिन तीनों ही मौजूद हैं और चर्चा में हम तमाम जानकारियां हासिल कर रहे हैं किस तरह से सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाया जाए और कैसे आप अपने पोषण को भी बेहतर जो है वो बना सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को जो है वो अच्छा बना सकते हैं। डॉक्टर तोमर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि पोषण सुरक्षा को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, इसके बारे में क्या जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, हमारा शासकीय संभाग विज्ञान सब्जियों की पोषण गुणवत्ता बढ़ाने में कार्य कर रहा है और हमने इस दिशा में काफ़ी प्रगति भी हासिल की है। हमारे संभाग में हमने बैगन की, आप आमतौर पे उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में बाज़ारों में देखते हैं कि आपको नीले रंग का बैगन ही अधिकतर मिलता है जी। हमने सफ़ेद रंग का बैगन, हरे रंग का बैगन का विकास किया है जो पोषण दृष्टि से दूसरे अन्य बैगनों से बहुत बेहतर हैं। इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट की अमाउंट है जी, फ्रैक के माध्यम से या क्यूप्रेक के माध्यम से टोटल एंटीऑक्सीडेंट हमने इनमें देखा है। तो हमारी जो ये 2 किस्में, पूसा हरा बैगन, पूसा सफ़ेद बैगन, इनको हमने पोषणता की दृष्टि से इनका मूल्यांकन करके पाया कि इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी बहुत अधिक है। दूसरा, हमने गाजर की किस्म में सुधार किया। जैसे आप देखते हैं गाजर कम लाल होती है तो हमने पूसा रुधिरा एक किस्म है जो अत्यधिक लाल रंग वाली होती है जिसमें अंदर लाइकोपिन की मात्रा अधिक होती है जी। तो कम खाने से भी हमें अधिक पोषण मिलता है। या काले रंग की गाजर असिता हमने विकसित की है जी। हमने बात की कि पोषण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जैसे विलायती पालक की बात की, ऐसे तो हमारे संस्थान के द्वारा पालक में 4 किस्मों का विकास किया गया है। पूसा ऑल ग्रीन, भारती, अर्का, ये पूसा ज्योति और पूसा हरित। तो ये चारों किस्में विटामिन सी, विटामिन ए के लिए बहुत ही उत्तम हैं। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि बथुआ एक हमारा खरपतवार होता है और उस खरपतवार को हम सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कई किसान भाई चारे के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और ये हमारी उत्तर भारत की सर्दी के मौसम में प्रमुख पत्तेदार सब्जी के रूप में इस्तेमाल होती है। इसमें हमने सुधार करके 2 किस्मों का विकास किया, पूसा बथुआ 1, पूसा ग्रीन। ये दोनों जो हैं 2.5 से 3 मीटर की ऊंचाई तक जा सकते हैं। लंबे समय तक इनके पत्तों को हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। कटाई करना उपयुक्त है और इनकी पैदावार सामान्य जो हमारा जंगली बथुआ है उससे अधिक होती है। अधिकता के स्थिति में इसका इस्तेमाल चारे के रूप में भी किया जा सकता है और इसका वैल्यू एडिशन करने की भी अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि बथुआ सर्दी के मौसम में उपलब्ध होता है, नवंबर से लेकर के फरवरी तक मिलता है। अगर हमको जुलाई अगस्त में भी बथुआ खाना है तो इसका हम सुखा करके इसका वैल्यू एडिशन करने की संभावना है। या ऐसे ही हमने साग सरसों, आमतौर पे आप देखते हैं जो बाजार में साग के लिए साग सरसों मिलती है जी, वो किस्में होती हैं जो हम तेल के लिए उगाते हैं और उनको जब छीदा करते हैं या उसी को सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो हमने पूसा सागवन किस्म का विकास किया जिसके अंदर विटामिन सी की मात्रा अधिक है, रेशे की मात्रा कम है, जल्दी तैयार होती है। ऐसे ही हमने भिंडी में एक किस्म का विकास किया, पूसा भिंडी 5, जिसमें विषाणु रोग नहीं आता है। ऐसी स्थिति में किसान को छिड़काव कम करना पड़ता है, उत्पादक बहुत देती है और इस देश में राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा इसको बड़े पैमाने पर इसका बीज उत्पादन हो रहा है और इसको हम किसानों तक ले जाने के भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि अच्छी गुणवत्ता की किस्में जिसमें विषाणु रोग के प्रतिरोध दे तो किसान को कम से कम कीटनाशकों का इस्तेमाल करना पड़े। और हमारी ये सोच भी है कि हम इस किस्म के साथ साथ
विषाणु रोग क्षमता के साथ साथ कीड़ों के प्रति भी रोग रोधिता का विकास भिंडी में करें, ताकि जो रस चूसने वाले कीड़े हैं, ब्राउन प्लांट होपर है या वाइट फ्लाई है या जैसिड हैं, माइट्स हैं, उनको भी हम कम कर सकें। तीसरा मैं कहना चाहूँगा कि लोबिया एक हमारी किस्म, लोबिया देखते हैं उसमें पीत वर्ण रोग बहुत प्रचलित है, बहुत नुकसान करता है। हमने किस्म का विकास किया पूसा धारणी, जिसकी पोषण गुणवत्ता बहुत अच्छी है, 20 से 25 सेंटीमीटर आकार की फली होती हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा 6.5 से 7% होती है 100 ग्राम के उस पे देखें जी। तो ये उपलब्धि हमारे संभाग की रही हैं साग के विज्ञान के क्षेत्र में। जो पोषण सुरक्षा कार्य जो है वो किए जा रहे हैं। डॉक्टर दिनेश, अब आपसे मैं बहुत संक्षेप में ये जानना चाहूंगी कि जैविक तरीके से सब्जियों का उत्पादन कैसे हमारे किसान जो है वो हासिल कर सकते हैं? ज्योत्सना जी, जैविक उत्पादन के लिए एक होता है कि हम जो केमिकल हैं उसको न प्रयोग करें, उसके जगह पे हम जैविक, जैसे आपको जैविक नियंत्रक होते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा हो गया, सूडोमोनास हो गया, बेसिलस हो गए, और इसी तरह से जैसे कीट नियंत्रण के लिए बेवेरिया बैसियाना हो गया, मेटाराइजियम हो गया, ये सभी को हम प्रयोग कर सकते हैं। तो जिससे कि आप उसको, चाहे हम उसको सीड ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग करें या उसमें मृदा में भी डाल सकते हैं। मृदा में डालने का तरीका ये होता है कि आपको, जैसे फार्मूलेशन होता है ट्राइकोडर्मा का, 1 किलोग्राम फार्मूलेशन है, 100 किलोग्राम गोबर की खाद में सड़ी हुई होनी चाहिए, उसमें मिला करके 1 हफ्ते तक छाए में उसको रखिए और उसको पलटते रहिए, जिससे कि उसमें एरिएशन हो और उसमें जो कवक की ग्रोथ हरी हरी उसमें आ जाएगी। फिर उसको मिक्स करके आप उसमें खेत में डाल सकते हैं। तो करीब 3 किलो के लगभग होता है, जो 1 हेक्टेयर के लिए काफ़ी होता है, उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे आपकी जो मृदा के द्वारा बीमारियां फैलती हैं, जो आप केमिकल प्रयोग करते हैं, उसको बचाने के लिए आप इसका ट्राइकोडर्मा या सूडोमोनास का फार्मूलेशन कर सकते हैं, जिससे कि आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं। इसी तरह से स्प्रे करना है तो सूडोमोनास या बेसिलस का फार्मूलेशन आप 10 ग्राम 5 से 10 ग्राम पर लीटर पानी में मिला करके और उसको आप स्प्रे करिए। जब आप बीमारी लगने के पहले भी कर सकते हैं, बीमारी लगने के बाद भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आइए एक बार रुक कर लेते हैं डॉक्टर सचिन का। डॉक्टर सचिन, कीटों का प्रकोप फसल पे ना हो पाए, इसके लिए कई सारे विकल्प हैं और उनमें से एक है ट्रैप्स। तो कौन कौन से ट्रैप्स हैं जिनका प्रयोग जो है वो हमारे किसान कर सकते हैं, जिससे कि फसल के ऊपर कीटों का कम से कम जो है वो प्रकोप हो? बहुत संक्षेप में चाहूँगे उत्तर। जैसे हम बैंगन हो, टमाटर हो या फिर मिर्च हो, इसकी जब नर्सरी डालते हैं तो नर्सरी में मैडम एक येलो स्टिकी ट्रैप आते हैं। ये मार्केट में भी उपलब्ध है या किसान खुद बना भी सकता है। आपके पास अगर किसान के पास अगर कार्डबोर्ड है तो उसको पीला रंग लगा के उस पर वो ग्रीस चिपका के वो नर्सरी में लगा सकता है। तो सफेद मक्खी हो या फिर चेपा हो या फिर थ्रिप्स हो, थ्रिप्स के लिए मैडम ब्लू कलर के ट्रैप्स यूज किए जाते हैं जो मिर्च में आती है। तो ये क्या है, जो नर्सरी में जो कीट प्रारंभिक अवस्था में जो आता है वो उसको उसके तरफ आकर्षित होकर उसको चिपक जाता है। तो यही पौध जब आप मेन फील्ड में जाएगी तो उस पर कीट रहित होगी। और जब खेत में जैसे हम पाए जाते हैं तो फेरोमोन ट्रैप्स आते हैं मैडम, जैसे बैंगन में प्ररोचक के लिए अलग फेरोमोन ट्रैप्स है, फिर टमाटर में जो फल छेदक हेलिकोवर्पा नाम की जो कीट आती है उसके लिए अलग फेरोमोन ट्रैप है, और जो भिंडी में जो फल छेदक आता है उसके लिए अलग है। तो इसकी मात्रा मैडम 5 से 10 ये ट्रैप आपको पर हेक्टर लगाने हैं। तो इससे क्या होता है कि जो मादा कीट होती है उसी प्रजाति की, तो वो समझ के नर कीट उसके तरफ आकर्षित होते हैं, वो ट्रैप में अंदर फंस के वो मर जाते हैं, या फिर ट्रैप में आपको अगर इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड है तो वो भी वहां मर जाते हैं। तो उसका फिर जनरेशन वही रोक के आपको फिर हानि कम होती है। और बाकी ट्रैप्स है जैसे कद्दू वर्गीय जो सब्जी है उसमें मैडम एक फ्रूट फ्लाई नाम की एक कीट आती है, तो उसके लिए आपको मिथिलिजिनल ट्रैप्स है। जैसे आपके पास अगर खाली बॉटल जो होती है पानी की उससे भी आप बना सकते हैं, तो उसमें मिथिलिजिनल नाम का एक जो रसायन है वो यूज होता है। तो उसकी मात्रा उसको अल्कोहल में मिलाना है और अल्कोहल में ही आपको स्पिनोसैड नाम का एक कीटनाशी उसको डालना है। तो अल्कोहल की मात्रा 6%, 4% उसमें होना चाहिए मिथिलिजिनल और 1% उसमें स्पिनोसैड। तो इसमें आपको जो प्लाईवुड के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको आप इसमें डुबो कर रख सकते हैं 3 से 4 दिन। तो ये अगर खाली बोतल में अगर फील्ड में अगर लगाओगे तो उसमें उसके जो नर होते हैं वो उसके आकर्षित होके उसमें मारे जाते हैं।
जी। तो ये मैडम फल मक्खियों के लिए ये बॉटल ट्रैप्स हो गए, फिर जी, बिल्कुल। मैंने पहले बताया कि येलो ट्रैप्स, स्टिकी ट्रैप्स हो गए, ब्लू स्टिकी ट्रैप्स और फेरोमोन ट्रैप। तो ये कई प्रकार के ट्रैप्स है, वो आप खेतों में लगा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर सचिन, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर तोमर और डॉक्टर दिनेश, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए और इतनी अहम जानकारियाँ जो है वो विषय के संबंध में हमारे दर्शकों तक पहुँचाई। उन सभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे आज के विचार विमर्श कार्यक्रम में केवल इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात, लेकिन अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो फिर आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।